Good morning, all of you. This is Prabhakar Singh from Learners Point. Today we are going to discuss about the frictional force, right? ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है. इससे पहले हमने देखा था, डिफाइन किया था फोर्स क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फोर्स डिस्कस कर रहे हैं हम. उसके बाद तो जो हम टाइप्स ऑफ फोर्स देख रहे हैं उसमें जो कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स का जो सेकेंड एग्जांपल है वो फ्रिक्शनल फोर्स है. ठीक है, हमने ये देखा था जो कॉन्टेक्ट फोर्स हमारा होता है कितना होता है, तीन तरह का होता है: मैस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स. हमने मैस्कुलर फोर्स इससे पहले देख लिया है. ठीक है, अभी हम क्या देखने वाले हैं? फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, सो गेट रेडी. राइट, स्टार्ट करते हैं हम. ठीक है, द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इन सिंपली अगर हम समझे तो जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है, किसी भी मोशन को वो अपोज करता है. ठीक है, ये ऐसा फोर्स है जो किसी भी मोशन को क्या करता है, अपोज करता है. इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट. ये हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी क्या है, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, उस पर एक्ट करता है. उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फोर्स या फिर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हम उसको बोलते हैं. ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो ये फोर्स जो होता है हमेशा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन के ये एक्ट होगा. ठीक है, अब एग्जांपल से हम समझते हैं. जैसे हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, हमने क्या देखा, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मोशन के अपोजिट एक्ट करता है. तो हमने फोर्स लगाया, इसको F1 फोर्स लगाया, तो बॉडी का मूवमेंट किस साइड किस डायरेक्शन में होगा, बॉडी का जो मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा वो मोशन के अपोजिट होगा, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, एक्ट होगा इस बॉडी पे. ओके, समझ में आ गया आपको? दूसरा एग्जांपल लेते हैं. जैसे अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है लाइक व्हील. ठीक है, जैसे हम व्हील का केस देखते हैं कि आखिर ये जो व्हील होता है, ठीक है, इस पे किस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है. ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर वो मूव कर रही है, ठीक है, तो उस पर क्या होगा, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है. ठीक है, और हमने क्या देखा है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. ये हमारे पास व्हील है, व्हील का मोशन कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है, हमने देखा कि व्हील का मोशन क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो फोर्स का टाइप ही पढ़ रहे हैं कि कांटेक्ट फोर्स है, और उसमें ये फ्रिक्शनल फोर्स हम पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे जो इस व्हील का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है. ठीक है, तो मोशन का डायरेक्शन जब बैकवर्ड है तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा, वो फॉरवर्ड होगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम क्या ऊपर हम क्या देख रहे हैं कि जो व्हील है उसका डायरेक्शन तो फॉरवर्ड हो रहा है, इस डायरेक्शन में ये मोशन कर रही है व्हील, तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये इसके अपोजिट होगा. ऐसा हम नहीं कह सकते हैं. हमें ये देखना है कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे इस व्हील का मोशन क्या हो रहा है. तो हमने देखा कि यहाँ पे व्हील का जो मोशन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कैसे होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जाम्पल हो गया. एग्जाम्पल में हमने यहाँ लिया है वॉकिंग एंड मूविंग ऑफ व्हील. तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, जो कि कॉन्टेक्ट फोर्स का सेकेंड टाइप है. थर्ड टाइप क्या है, मैकेनिकल फोर्स. तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैकेनिकल फोर्स हमारे सिलेबस में उतना है नहीं, हमें ज़्यादा नहीं डिटेल में इसको पढ़ना है. बस हमें ये देखना है कि ये जो फोर्स होता है ये किसी मशीन के द्वारा क्या होता है, एग्जर्टेड होता है. ठीक है, मशीन के द्वारा, किसी भी मशीन के द्वारा ये एक्ट होता है. बस इतना ही पढ़ना है, हमें कुछ ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है. अब जो हमारा फोर्स का जो सेकेंड टाइप है और वो क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. तो ज़रा हम उसको देखते हैं. जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन कॉन्टेक्ट है. इट मीन्स कि
ऑब्जेक्ट और फोर्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और फोर्स उस पर क्या होता है, उस पर एक्ट करता है। तो उन दोनों के बीच में अभी हम जो पीछे देख रहे थे, वो हमारा मैस्कुलर फोर्स हो या फ्रिक्शनल फोर्स हो या मैकेनिकल फोर्स हो, उसमें ऑब्जेक्ट और फोर्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा था। बट अब हमें वो फोर्सेस को डिस्कस करना है जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है ऑब्जेक्ट और फोर्स के बीच में। तो उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो हमारा फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स, ज़रा हम इसको देखते हैं। आई थिंक सबको पता होगा कि मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी होता है, ये एट्रैक्टिव नेचर का भी होता है और रिपल्सिव नेचर का भी होता है। एक मैग्नेट जो है वो क्या कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर लेता है ऑब्जेक्ट्स को और उसको रिपेल भी कर सकता है। देखिए जैसे इसका डिफिनीशन क्या बोल रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट, यानी कि जो फोर्स एक मैग्नेट के द्वारा एक्ट हो रहा है उसको हमने मैग्नेटिक फोर्स बोला। और इसका जो नेचर होता है एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। अब इसका यूज़ कहाँ है, ठीक है, कहाँ कहाँ इसके एग्जाम्पल्स है, कहाँ कहाँ इसके अप्लीकेशंस हैं। तो जैसे हमने देखा होगा कि जो भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं ना, उसमें बहुत सारे जंक होते हैं। ठीक है, जंक मटेरियल होते हैं जो कि ऑलमोस्ट वेस्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, यानी कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, इस तरह की जो भी ऑब्जेक्ट्स होता है, जो भी मटेरियल होता है, तो हम उनको क्या करते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बड़ा सा मैग्नेट को उसमें क्या कर देते हैं, हैंग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो मैग्नेट उन मैग्नेटिक सब्सटेंस को या फिर जो भी ऑब्जेक्ट हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे आयरन हो गए, स्टील हो गए, तो उन लोगों को क्या करता है, वो मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है। सो विदाउट एनी कॉन्टेक्ट हमने क्या किया, जो भी उसमें आयरन या फिर स्टील के सब्सटेंसेस थे उसको हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया रेस्ट ऑफ द जंक से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स का एक एप्लीकेशन हो जाता है। जैसे मेडिकल जो हमारा मेडिकल में भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एक चीज़ देखा होगा आपने कि जो भी अगर कोई पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, बोलता है कि अगर उसके आँख में कोई उस तरह का सब्सटेंस पड़ गया है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा पेनिंग है और आयरन पार्टिकल है, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या करता है डॉक्टर, मैग्नेट का यूज़ करता है। और मैग्नेट से क्या करता है, वो उसको सर्च करता है उस आयरन पार्टिकल को और उसको आई से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, फिर भी वो चीज़ों को क्या कर ले रहा है, उस पर उसको सेपरेट कर दे रहा है। ठीक है, यानी कि ईजिली वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा नॉन मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है। जो सेकेंड टाइप है नॉन मैग्नेटिक फोर्स का, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ज़रा इसका डिफिनीशन देखते हैं। क्या है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, मीन्स कि जो हमारा फोर्स एक्सर्ट होता है एक चार्ज बॉडी के द्वारा किसी दूसरे चार्ज बॉडी पे या फिर अनचार्ज बॉडी पे। समझ आया? और इसका भी नेचर क्या होता है, एट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है इसका भी नेचर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमने बचपन में ऐसे अक्सर बच्चे किया करते हैं, क्या करते हैं, जैसे हम कॉम्ब कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने बालों में हमने क्या किया, कॉम्ब अप्लाई किया। और कॉम्ब अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पेपर के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, तो अगर हम उसके पास ले जाएंगे अपने कॉम्ब को, तो क्या होता है, वो जो छोटा छोटा जो पेपर का पीस है वो कॉम्ब में क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, आपके कंघी में क्या हो जाता है, वो स्टिक हो जाता है। तो हमने कॉम्ब से पेपर को टच नहीं किया, उसके बावजूद भी क्या हो गया, वो अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला। यानी कि एक चार्ज बॉडी जो है तो उसमें क्या हो जाता है, मतलब कोई भी एक नॉर्मल बॉडी है उसमें क्या हो गया है, चार्ज डेवलप हो जाते हैं। और चार्ज डेवलप होने के कारण क्या हो जाता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे बलून है, बलून को हमने क्या कर दिया है,
वो एकदम एयर फील्ड बलून है, उसको हमने हेयर पे रब किया और जैसे ही आप किसी वॉल के पास ले जाएंगे वो क्या हो जाएगा, वो बलून जो है वो वॉल में स्टिक हो जाता है। तो इसमें भी वही केस होता है कि चार्ज डेवलप बलून जो है उस पर क्या हो जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है एंड दैट्स वाई वो वॉल से क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी हमारा क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब जो हमारा थर्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि क्या है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ने से पहले ज़रा हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, या फिर सिंपली यू कैन से इट्स अ ग्रेविटी, तो ज़रा हम इस टर्म को समझते हैं कि आखिर ग्रेविटी क्या होती है या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम किसको बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप उनको क्या करोगे, अगर आप उनको ऊपर थ्रो करोगे, ठीक है, तो क्या होता है, उनका एक टेंडेंसी होता है कि वो अर्थ की तरफ क्या हो जाते हैं, टुवार्ड्स अर्थ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो नेचर है ये किसका नेचर होता है, ये एक्चुअली अर्थ का नेचर होता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अब जैसे मेरे पास ये क्या है, इरेज़र है, अगर मैं इसको मतलब अपवर्ड थ्रो करूंगा तो ये क्या हो जाता है, ये अर्थ की तरफ यानी फिर नीचे की तरफ ये आ जाता है। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये अर्थ के नेचर के कारण हो रहा है, क्योंकि अर्थ का जो नेचर होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, वो अपनी तरफ पुल कर लेता है। ओके, आई थिंक समझ आ गया आपको। तो ये हमारा क्या है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, यानी कि अर्थ का जो ग्रेविटी है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ पुल कर लेता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म करते हैं और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ने वाले हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो अगर ये थर्ड वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो हो सकता है आपको समझ में ना आए चीज़ें कि हमने कैसे फोर्स को कैटेगराइज किया था, तो इट्स बेटर कि आप फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो को देखें ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए चीज़ें। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है यू कैन आस्क टू मी थ्रू द कमेंट। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।